तो जब भी मार्केट में कोई सडन शॉक्स या मूवमेंट आता है तभी नॉर्मली डिमांड सप्लाई जोन बनता है। कोई ब्रेकआउट के बाद भाव पे स्टॉप हो सकता है, कोई भाव से 10 रुपये नीचे रखता है, कोई ट्रेंड लाइन के नीचे रखता है, कोई ATR के नीचे रखता है, कोई कहीं पे रखता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है अगेन काफ़ी सालों का ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे फॉल ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद। और इतना फास्ट मूवमेंट जब हो जाता है फिर हमको रियलाइज होता है कि काश मैंने ले लिया होता। कहीं ना कोई बंदा टाटा लेक्सी में फंसा रहेगा, भले कंपनी अच्छी है, अभी वो होप में खड़े कि कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगा, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था फॉल कि इतना फास्ट नीचे आ जाएगा। तो मैं सोचा कि अभी आएगा, भाव ऊपर आएगा और मैं उसको बेच नहीं पाया, प्राइस इतना नीचे आ गया कि नाम आई एम होल्डिंग। प्राइस स्टॉक का है जो 150 से 100 आया है वापस से, तो अगर वो 100 आने का भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो कैसा होता है कि जब भी ऐसे फॉल आते हैं तो उसमें एक चीज ऐसी भी होती है कि कंपनी का टेम्पररी सेटबैक है, बट ओवरऑल द कंपनी स्टिल डूइंग गुड। टेक एग्जांपल ऑफ TCS। लास्ट ईयर जब भी मेटा गूगल ने सब लोग को ले ऑफ किया था, नैस्डैक में फॉल हुआ था। तो नैस्डैक के फॉल में TCS, विप्रो सब नीचे आपको टॉप से 50% डिस्काउंट में मिल रहे थे। उसके बाद में सबने मोर और लेस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहां से। एक ऊपर का भाव भी छपा हुआ है माइंड में कि ये कंपनी फंडामेंटल इतना अच्छा है, मैं तो 100 में समझो लूँ, मेरे को 150 मिल गया तो भी मैं खुश हूँ, मेरे को 300-400 नहीं चाहिए फ्यूचर में। आपको बाई स्मार्टली करना है एंड यू हैव टू कीप पेशेंस। तो ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। सी वाई प्राइस एक्शन इज वेरी सुप्रीम इज द ओनली रीजन के भाव का लेवल पता है। ये सारी चीजें ऐसी है जो शायद से इंडिकेटर्स किसी हालत में नहीं पकड़ पाएगी। ट्रेंडिंग मार्केट्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, बट सर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आजकल मार्केट्स इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए कि फेक ब्रेकआउट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से हम ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें? और मैंने SMC कॉन्सेप्ट में कुछ सुना है, इसका इलाज भी है, इसका उपाय भी है जो हम यूज करके खुद को ऐसे ट्रैप से बचा सकते हैं। तो आज आप हमें वो सिखा दीजिए। राइट। सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो पार्ट है वो बेसिकली डिमांड सप्लाई करके एक टॉपिक है जो काफ़ी पुराना टॉपिक है, और उसी में से वो मेथड को बेसिकली पिक किया गया है। सो एक चीज़ ये है कि मैं खुद ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ और प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ हेवीली। तो ब्रेकआउट फेलियर तो मेरे जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है आज तक। लाइक एवरी नाउ एंड अदर डे आई यूज्ड टू ट्रेड बैक देन, और मेरा जब ब्रेकआउट हुआ फटाक से अंदर चला गया। और ब्रेकआउट में जब भी हम लोगों को कंसल्ट करते थे, लाइक वो टाइम पे 2009 में, कि यार ब्रेकआउट फेल हो गया तो क्या तू एंट्री रखा है कि तू रुका है कि निकल गया है कि तो दैट वाज लाइक ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि ब्रेकआउट के बाद में वो रिजल्ट नहीं आते। और ब्रेकआउट में अगर आप सबके तरीके देखोगे स्टॉप लॉस रखने के, या तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। कोई ब्रेकआउट के बाद भाव पे स्टॉप हो सकता है, कोई भाव से 10 रुपये नीचे रखता है, कोई ट्रेंड लाइन के नीचे रखता है, कोई ATR के नीचे रखता है, कोई कहीं पे रखता है। सो दैट इज ऑलवेज अ मिस्ट्री अगेन कि मेरे ब्रेकआउट के बाद कौन सा ऐसे लेवल है जहाँ पे वो मार्केट रिवर्स होगा या ब्रेकआउट विल वर्क और इट विल फेल। तो डिमांड सप्लाई करके जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन अभी करेंगे और समझते हैं कि फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सही से हम स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके उसका एडवांटेज लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ब्रेकआउट जो है वो हमें ऐसी कंडीशन में ही चाहिए जहाँ पे ऑलमोस्ट फेल होने वाला है। अच्छा, और जब भी सब वहां से निकल जाते हैं वही टाइम पे हमें एंट्री मारनी है। वो हमें कैसे पता पड़ेगा? और एग्जैक्टली तो ये जो ऑब्जर्वेशन है अगेन काफी सालों का ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे फॉल ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद। तो अभी मैं आपको एक पहले प्राइमरीली एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। सो लेट्स से अगर कोई चैनल है, हाँ, और किसी चैनल में अगर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक ट्रेड करने के बाद में ब्रेकआउट होता है, तो आपने इसमें नोटिस किया रहेगा बहुत टाइम ब्रेकआउट के बाद में जब प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो कभी ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद चले जाता है, कभी कैंडल के लो के नीचे आने के बाद चले जाता है, कभी उसके पहले का एक कैंडल है उसके लो के नीचे आने के बाद चले जाता है। राइट। और कभी कभार क्या होता है कि किसी भी अनडिफाइंड टेरिटरी से घूम जाता है, तो कभी कभार यहाँ से भी घूम जाता है। सो देयर आर मल्टीपल वेज वेयर पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉप लॉस, और कहीं ना कोई दुखी होता है। ठीक है। तो वो चीज है। और इसमें अभी ऑब्जर्वेशन जो है मैं आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? सो देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई जो अभी हम लोग डिस्कशन में ऐड करने वाले हैं। तो डिमांड सप्लाई बेसिकली ऐसे है जहां पे अगर कोई डिमांड ओपन होती है किसी भी चीज की, अभी लेट से कोई स्टॉक है 100 रुपए का और वो 100 रुपए से स्पीड में जाके 150 तक चला गया, तो अभी 100 से 150 की लेट से अगर स्पीड बहुत हाई है, तो ऐसे टाइम पे जो 100 रुपए में बंदा है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतना फास्ट स्टॉक में मूवमेंट आ जाएगा। बिल्कुल।
और इतना फास्ट मूवमेंट जब हो जाता है फिर हमको रियलाइज होता है कि काश मैंने ले लिया होता, राइट? दैट इज ऑलवेज द केस। अभी सबको, ये तो घर घर की कहानी है, राइट, घर घर की कहानी है कि अरे काश मैंने डिक्सन ले लिया होता, आज तो रिटायरमेंट हो ले लिया था मैंने 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। सर एवरीबॉडी मैंने ले लिया था। राइट, सो अगेन तो फिर पार्टी देना पड़ेगा आपको। सो अगेन कैसा है कि 100 रुपए से 150 गया। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने शायद से मिस कर दिया रहेगा। और या तो फिर एक ऐसा एग्जांपल पकड़ लो कि कोई स्टॉक है 5,000 पे या 500 पे, अभी तो ऐसी कंडीशन चली रही है 500 का स्टॉक सब 400-300 पे आ गया। बिल्कुल। तो 500 वाले को भी एक बार तो ऐसा फील हुआ रहेगा ना कि यार काश मैं निकल गया होता, काश प्रॉफिट बुक कर लिया था, राइट? तो ये जो 500 रुपए का जो रेंज है वहां पे सब लोग बराबर के फंसे हुए, जितने भी दुखी लोग हैं सब अभी 500 पे राह देख रहे कि एक बार भगवान भाव ला दे, उसके बाद में फिर मुझे आज के बाद में स्टॉक मार्केट नहीं करेगा, ठीक है, वो वाली बात आ जाती है और हमको उसमें डेस्परेटली निकलना है। तो जब भी मार्केट में कोई सडन शॉक्स या मूवमेंट आते हैं तभी नॉर्मली डिमांड सप्लाई जोन्स बनते हैं। सो व्हाई डू वी कॉल इट सप्लाई? तभी बनते हैं बिकॉज जब तक आप फंसे नहीं हो तब तक सप्लाई आएगी नहीं, ठीक है। ओके, सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो 500,000 से गया हुआ स्टॉक ऊपर में 10,000 गया था और वो 10,000 जाने के बाद में इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, टॉक ऑफ द टाउन था। बिल्कुल। टाटा एलेक्सी वहां से वो घुस गया जब भी नीचे में 6,000 रुपए तक। अभी टाटा एलेक्सी का कोई नाम नहीं लेता है, कोई बात नोटिस किया? अभी हो गया, अभी कोई नए स्टॉक की बात हो रही है, जब वो पिटेगा, यस, जब वो पिटेगा तो कोई नहीं आएगा। ओके, सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा टाटा एलेक्सी में फंसा रहेगा, भले कंपनी अच्छी है, अभी वो होप में खड़े कि कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगा। सो बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था फॉल कि इतना फास्ट नीचे आ जाएगा, तो मैं सोचा कि अभी आएगा, भाव ऊपर आएगा और मैं उसको बेच नहीं पाया, प्राइस इतना नीचे आ गया कि नाम आई एम होल्डिंग। करेक्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट होल्डिंग, प्राइस जब भी उस लेवल पे आता है तो वहां पे प्राइस को शॉक मिलता है, बिकॉज जिसकी पोजीशन पहले फंसी हुई है ना वो बेचने को आता है। ओके, सेम थिंग गोज फॉर द बाइंग साइड। अभी लेट्स से निफ्टी 7,000 में कोविड से ऊपर गया था, अभी पूरे इंडिया को पता है कि 7,000 से निफ्टी घूम गया था, आज नीचे अगर निफ्टी आएगा तो कौन नहीं खरीदेगा? तो जिसका पहले का बाइंग मिस हुआ है वो खरीदने आएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन इज ऑल अबाउट फोमो। ओके, तो जो लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोल रहे हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट या इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली जहाँ से उन्होंने सेलिंग चालू किया है वहां पे रिटेल को समझा नहीं। इंस्टीट्यूशन भी फर्स्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसे केस पे दे वांट टू सेल इफ प्राइसेस कम बैक टू दैट लेवल। अगर मेरा स्टॉक पहले का बाय करने का बाकी रह गया तो आई वांट टू रीबाइट व्हेन इट कम्स बैक टू माय लेवल। करेक्ट, दैट क्रिएट्स ह्यूज डिमांड और उस डिमांड की वजह से वहां से प्राइस बेसिकली बाउंस करता है। ये बेसिक कंसेप्ट है डिमांड सप्लाई का। बट सर इस बीच में मेरा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है कि अगर कोई प्राइस स्टॉक का है जो 150 से 100 आया वापस से, तो अगर वो 100 आने का भी तो कोई ना कोई रीजन होगा कि डेफिनेटली, क्या पता उसमें वो वैल्यू खत्म हो गई, इंडस्ट्री बदल गई है, टेलविंड खत्म हो गया इंडस्ट्री का। यस, सो अल्टीमेटली अगर आप मार्केट का डीएनए देखोगे, अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा, सो इट इज लाइक डेफिनेटली देयर आर सम बैड न्यूज। अभी पारस डिफेंस अभी लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई से नीचे आया था, तो पारस डिफेंस 60% नीचे आया था, 60-61% पारस डिफेंस में ऊपर से लेके नीचे तक का फॉल था। ओके, 60%। हाँ, और उसके बाद में पारस डिफेंस ने नया हाई मारा है। करेक्ट, हाँ मेरे को नया हाई याद है, राइट। तो अभी रिसेंटली आप कोई भी डिफेंस का स्टॉक देख लो, हाँ, टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली जब नीचे आया तब इट वाज एट 70% डिस्काउंट। देयर इज वन स्टॉक कॉल्ड ऑल कार्गो। ओके, मुझे पता नहीं मैंने अगर उसका एग्जांपल मेरे कभी पॉडकास्ट में दिया होगा, बट ऑल कार्गो करके जो स्टॉक है वो 100 रुपए से स्टॉक गिर के भी नीचे में 27 रुपए तक गिरा था। अच्छा, वो कंपनी जो है, बाय द वे, कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत फंडामेंटल, इट इज अ वेरी गुड कंपनी। 180 कंट्री में उसका ट्रांसपोर्टेशन का गति करके कंपनी है जिसका बेसिकली ऑल कार्गो इज द पार्ट। तो उनकी 180 कंट्री में प्रेजेंस है और ट्रांसपोर्टेशन में लाइक आप बोल सकते हो टॉप 3-5 में आता रहेगा इंडिया में। तो फंडामेंटल इट इज स्टिल गुड। आज के टाइम में भी इतने साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर ही रहे वो कंपनी, एक क्वार्टर खाली खराब गया। तो कैसा होता है कि जब भी ऐसे फॉल आते हैं तो उसमें एक चीज ऐसी भी होती है कि कंपनी का टेम्पररी सेटबैक है, बट ओवरऑल द कंपनी स्टिल डूइंग गुड। टेक एग्जांपल ऑफ टीसीएस, लास्ट ईयर जब भी मेटा गूगल ने सब लोग को ले ऑफ किया था, नैस्डैक में फॉल हुआ था, तो नैस्डैक के फॉल में टीसीएस, विप्रो सब नीचे आपको टॉप से 50% डिस्काउंट में मिल रहे थे। उसके बाद में सबने मोर और लेस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहां से। सो गुड कंपनीज व्हेन दे कम डाउन, पीपल रिमेंबर दोस टाइम्स के बने वो सी एक ऊपर का भाव भी छपा हुआ है माइंड में कि ये कंपनी फंडामेंटल इतना अच्छा है, मैं तो 100 में समझो लूं, मेरे को 150 मिल गया तो भी मैं खुश हूं, मेरे को 300-400 नहीं चाहिए फ्यूचर में, भले कंपनी का पोटेंशियल उतना है, बट देन दे लाइक टू बाय इट ऑन डिस्काउंट।
वैसे स्मार्ट मनी जो है, क्यों स्मार्ट मनी बोलते हैं? ओके बिकॉज पीपल हु अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन दे आर देयर टू गो एंड टेक द बाय पोजीशन बेचर। पर जब भी प्राइस उस लेवल पे आता है ना, वो लेवल पे रिएक्शन होता है, ठीक है। और वो रिएक्शन ही जो है वो हमें बेसिकली काम में आता है एडवांटेज लेने के लिए। ओके, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी इसमें हमें करना एक बहुत बहुत सिंपल चीज है। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है, और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ, जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन की हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। चार्ट पैटर्न्स सबको पता है, तो कभी भी कोई स्टॉक, लेट से अगर कप एंड हैंडल पैटर्न है, अलग पैटर्न का एग्जांपल लेता है, और कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है। लेट से इफ आई हैव अ डिमांड जोन ओवर हियर, मेरा कैंडल लो यहाँ पे है, मेरा 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पे है, मेरा ATR यहाँ पे, जो कुछ भी आप देखते हो, ब्रेकआउट होने के बाद में जब भी वो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद थोड़े टाइम के बाद ऊपर जाने के थोड़े टाइम के बाद नीचे आता है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो नीचे आता है, वो आपका ATR के लेवल के नीचे चले जाएगा, या फिर आप 20 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप उसको उड़ा देगा, फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ जाएगा, कैंडल के नीचे भी आ जाएगा। वो पॉइंट पे ना ऑल होप इज गॉन होता है, ओके, और लोग एग्जिट करते हैं। बिल्कुल। और वो पॉइंट पे ना स्मार्ट मनी, आप जो इंस्टीट्यूशनल बोल रहे हो, दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द एक्यूमुलेशन के अभी मेरे को दे रहे हो, हाथ फैला के खड़ा रहता है। ओके, हाँ, उसकी वजह से क्वांटिटी भी बहुत उसकी बढ़ी है। क्वांटिटी बढ़ी है, तो उसको तो यही चाहिए कि सबका एक बार डिस्ट्रेस सेलिंग हो जाए, तो प्यार से एक ही भाव पे माल मिल जाए, ठीक है। तो एक प्राइस पे अगर मुझे स्टॉक मेरे हाथ में आ गया तो एक्यूमुलेशन बिकम्स इजी, एंड बिकॉज डिमांड सप्लाई जोन इज अ जोन ऑफ फोमो। फोमो मतलब कि मेरा पहले का बाकी जा लेने का, अभी वो चांस मिला है, और वो भी ब्रेकआउट होने के बाद आया, तो मेरे को चलने वाला स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों छोड़ू। तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि स्टॉक आता है एंड ये सारे लेवल्स को तोड़ता है वो, बट इवेंचुअली इट कम्स नियर एनी जोन, एंड इफ इट कम्स ऑन द जोन, वो जोन अपना बाइंग एंट्री पॉइंट होता है। ओके, और वो जो जोन का नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, बिकॉज दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ होप, कि अगर जो डेस्परेट बायर्स है वो भी निकल गए तो फिर उस स्टॉक में कुछ बचा नहीं है। अगर डेस्परेट बायर को भी सेलर माल दबा के दे रहा है, मीन सेलर बहुत हैवी है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट के भाई हो गया खत्म, ठीक है। बट यू गेट अ गुड एंट्री इन अ बिग स्टॉक विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, तो वो जो चांस है वहां पे हम लोगों को ट्रेड करने का एक एडवांटेज मिल रहा है। और जब भी किसी ब्रेकआउट के बाद में अगर लेट से किसी जोन पे स्टॉक आता है, लेट से ब्रेकआउट किधर हुआ है, उस जोन पे आया, तो जोन पे आने के बाद यू गेट वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज ऑल्सो, लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज यू कैन से फ्रॉम 1:3 to 1:4, कभी कभार 1:6 भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बट आइडियली 1:3 और 4 का जो एरिया है उसको इजिली कवर करता है वो, किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो। सब पैटर्न के लिए टेंडेंसी कॉमन है, थॉट प्रोसेस सेम है, ओके, ठीक है, उसका एप्लीकेशन सेम है, उसका मार्केट का जो बिहेवियर है उसके ऊपर वो भी सेम है। अभी वो मार्केट का बिहेवियर इज सेम बिकॉज इट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का ब्यूटी है कि इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, एवरी एसेट क्लास। फॉरेक्स कर रहे हो, आप क्रिप्टो कर रहे हो, आप इंडियन इक्विटी कर रहे हो, कोई आउट ऑफ इंडिया का मार्केट ट्रेड कर रहे हो, जो जापान ब्राजील जो करना है करो, घूम फिर के ये सेटअप सब जगह पे चलते हैं, बिकॉज ट्रेड करने वाला इंसान ही है, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा, फियर, ग्रीड एंड इमोशंस रिमेन द सेम। सर मेन बस मुझे ना ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कन्वेंशनल जो टेक्निकल एनालिसिस में अपन सीखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, कि प्राइस नीचे आ रहा है तो हम तब एग्जैक्टली बहुत स्ट्रेंज साउंड करता है, हाँ, बट इतने सालों के एक्सपीरियंस में यही सारी चीजें सीखी है, इतने सारे चार्ट्स ऑब्जर्व करने के बाद, कि जो मार्केट में जब भी थ्रोबैक आया तो थ्रोबैक कहाँ तक गया था। सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट देन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा माइनिंग। और मैं आपको अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो यू विल गेट इवन अ बेटर आइडिया। मतलब इट्स मोर लाइक रिलायंस, जैसे अगर रिलायंस पता है सबको फंडामेंटली बहुत एग्जैक्टली नीचे है तो खरीदना ही। हाँ, आपको पता ही है कि कंपनी अच्छी है फंडामेंटली, तो देयर इज नो स्ट्रेस, राइट। सो दिस इज द चार्ट ऑफ गेटवे डिस्ट्रीपर्क्स। मैं आपको और 2-3 चार्ट जैसे एग्जांपल मिलता हूँ, फिर मैं आपको स्विंग वाले पे भी लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मुझे आपको एक एग्जांपल देना ताकि ऑडियंस सही से रिलेट कर सके।
और कंफ्यूजन ना हो. Okay, so let's if we can shift to monthly chart, I'll just give you an idea. By the way, मेरा लाइव ट्रेड है, तो ये जो एग्जांपल है मैंने खुद ने ट्रेड किया हुआ है एग्जांपल. ओके ओके, एंड अभी भी आप ट्रेड में हैं या निकल गए? एग्जिट हो गया मेरा. ओके इसलिए मैंने सबसे पहले ये एग्जांपल सोचा बिकॉज जस्ट रिसेंटली ट्रेड करके एग्जिट किया हुआ है. अभी अगर आप पैटर्न्स ड्रॉ करते हो या पैटर्न्स यूज करते हो, सो देयर इज वन पैटर्न हियर कॉल्ड कप एंड हैंडल. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ पे, देन आई हैव अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट. ठीक है. कप हैंडल का जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस का टारगेट बहुत बड़ा है. ठीक है, चलो इसका टारगेट बहुत बड़ा होगा ऊपर में. ब्रेकआउट होने के बाद में नॉर्मली किसी का स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे होता है, या तो फिर किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, किसी का 2 कैंडल छोड़ के होता है, किसी का अभी मैं 20 EMA डालूंगा तो वो भी इधर किधर डांस करता रहेगा. मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा. ठीक है, और लास्ट जो है वो प्रोबेबली होता है डिमांड सप्लाई. सो जो प्राइस से शॉकिंग मूवमेंट आता है प्राइस में, ठीक है, लेट्स से ये जो भाव है, इस भाव से अगर आप नोटिस करोगे ना प्राइस को, तो प्राइस में ना बहुत बड़ा शॉक है वहां से. ठीक है, करेक्ट है. जब भी ऐसे शॉक्स आते हैं ना प्राइस में, उस पॉइंट पे नॉर्मल लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार छूट गया ट्रेड, गलती से, बहुत अच्छा ट्रेड था, नहीं छोड़ना चाहिए. तो ये जो जोन्स है ना, ये जो इलाके है ना, इस जोन के पास है ना बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन बोलो या बायर्स बोलो, दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम बैक टू दैट लेवल. जब भी उसने ब्रेकआउट दिया था वो कप हैंडल पैटर्न से पीछे जो मैंने ड्रॉ किया, ब्रेकआउट के बाद में फिर से वो उसी लेवल पे आया. करेक्ट. ठीक है, तो जब भी ब्रेकआउट के बाद वो उसी लेवल पे आता है, तो वो जो लेवल रहता है ना बेसिकली लास्ट होप रहता है. आखिरी लेवल का जो दम लगाते हैं ना बुल्स लोग, वो उधर ही होता है. एंड व्हेन अ ब्रेकआउट हैपेंस, लेट्स से प्राइस कम्स डाउन, यू बाय ऑन द ब्रेकआउट लेवल, आई मीन द डिमांड जोन, एंड कीप योर स्टॉप लॉस फ्यू टिक्स बिलो द डिमांड जोन. ठीक है. तो अभी आपको इतने कम रिस्क से आपको जहां पे पहले के बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसी जगह पे आपको एंट्री मिल रहा है जो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है. तो यू आर गेटिंग द अप ट्रेंडिंग स्टॉक विद अ ब्रेकआउट ऑन अ वेरी चीपर प्राइस. ओके, बट सर इधर मेरा एक सवाल है कि बुल्स ने यहाँ कोशिश करी, अब यहाँ उनकी आखिरी होप है, यहाँ पे वापस से कोशिश कर रहा है. यस, बट अगर फिर भी प्राइस नीचे आता है तो या इतना मूव करता ही नहीं है, वहीं पे अटक जाता है, तो सो अगर अटक गया तो इसमें दो ही आउटकम है. ट्रेडिंग में देयर आर ओनली 2 आउटपुट्स, वन इज टारगेट एंड वन इज स्टॉप लॉस. ठीक है. तो या तो पैसा जाएगा और या तो पैसा आएगा, उसके बीच में उसको जो करना है करे, बिकॉज जब तक स्टॉप लॉस नहीं गया तब तक सेटअप फेल नहीं हुआ है. हाँ. जब तक टारगेट नहीं है तब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके. तो इट्स लाइक यू वेट एंड लेट इट बाउंस. अभी वो शायद से 1-2 हफ्ते लगा सकता है, 3 हफ्ते लगा सकता है, मतलब 3 कैंडल 4 कैंडल लगा सकता है, बट इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. तो वहां से मीन रिवर्ट बहुत तुरंत हो जाए, तो इतना दिक्कत आती नहीं है. हम लोग आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी में सेफ्टी काफी है और रिस्क बहुत कम है. अगर आपका रिस्क कम है और अगर आप पुल बैक्स पे बाय करते हो तो आपका रिस्क और रेशो ऑटोमेटिकली अच्छे कंडीशन में आके रुक जाता है, बिकॉज आपने 500 रुपये की एंट्री मारी 450 में, और अगर लेट्स से आपका स्टॉप लॉस 400 है, तो 500 पे एंट्री लेके 400 का स्टॉप लॉस रखना वर्सेस 450 पे लेके 400 का स्टॉप लॉस रखना. बिल्कुल. और अगर आपका टारगेट वहां से 100 रुपये भी ऊपर था 600 का, तो यू ऑलरेडी गेट द एडवांटेज ऑफ 1:3 1:4. सर जैसे आपने बात करी टारगेट की, तो ऐसे टाइम पे मैं टारगेट कैलकुलेट कैसे करूँ? यस, सो आ जाते हैं अभी हमारे डिमांड सप्लाई के ड्राइंग पार्ट पे. तो यहाँ पे देयर इज अ टूल. अगर हम फेवरेट्स में जाए, मैंने फेवरेट्स में उसको ऐड करके रखा है वैसे. सो रेक्टेंगल करके एक बॉक्स है, ये ट्रेडिंग व्यू के ब्रश वाले ऑप्शन में बहुत इजीली अवेलेबल है. तो आपको करना क्या है, सिंपल फॉर्मेट में आपको एक रेक्टेंगल वाले पैटर्न को ड्रॉ करना है ऐसे. ओके. ठीक है, अभी आपको आपके जोन पे वो आ गया, तो आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो थोड़े टिक्स नीचे इसके स्टॉप लॉस होगा. सो नाउ देयर इज अ ऑप्शन टू फाइंड आउट दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो आप क्या करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले टूल को आप यहाँ पे रख दो जहाँ पे आप एंट्री करने वाले हो. सो यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन है, करेक्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, लॉन्ग पोजीशन. सो लॉन्ग पोजीशन से मुझे कैलकुलेशन में इजी पड़ता है. तो मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़े टिक्स नीचे रखता हूँ डिमांड जोन के. ओके, सो व्हेन इट इज फ्यू टिक्स बिलो द जोन मींस मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा पहले मुझे मिल गया, सेट हो गया. अभी मुझे क्या करना है, अगर समझो मुझे
एंट्री मिल गई, उसके बाद मुझे 1:3 1:4 के एरिया पे मुझे टारगेट रखना है मेरे रिस्क के सामने। तो मेरा रिस्क अगर समझो 5 रुपए का है और मुझे सामने 15 रुपया 20 रुपया मिलता है, तो आई एम एक्चुअली मोर और लेस आउट ऑफ द पोजीशन। इट हैज स्टिल गॉन 3.5 टाइम्स बिफोर ब्रेकिंग द लो। तो ये जब भी ऐसे फॉल है, तभी ऐसी जगह पे आपको मीन रिवर्जन या जो बाउंस मिलता है, दैट बाउंस इज वेरी हेल्दी, बिकॉज इतने अच्छे ट्रेंड का स्टॉक आपको अच्छे भाव मिल रहा है। अभी ये सेम स्ट्रैटेजी अगर बारहवीं कंडीशन में बाय करोगे तो आपको मार डालेगा, बिकॉज उसका ट्रेंड क्या है, डाउन है। बिल्कुल। तो वहां पे डिमांड के बदले सप्लाई जोन्स विल वर्क मच बेटर। सो जब भी कोई पैटर्न, लेट्स से इफ यू आर ट्रेडिंग का फ्लैग पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, सब में यही सेम चल रहा है। लेट्स से अगर फ्लैग पैटर्न बनता है ऐसे और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट के बाद में उसका जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग ज्यादा रिस्क और रेशियो के लिए नॉर्मली ये करते हैं कि वो लोग ना स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखते हैं, ताकि मुझे दिखे कि 1:6 1:7 आ, लेकिन वो आपका ऐसे लेके फट करके भाग जाएगा। करेक्ट, राइट। सो इफ यू कीप टू टाइट स्टॉप लॉस, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू गिव मार्केट सम ब्रीदिंग स्पेस। और इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो उसके नियरेस्ट जोन है उसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखो और आप वहीं पे बाई करो, तो आपको पता है कि सेटअप के फेलियर के पास ही अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू आर वेरी क्लोज टू द रिस्क। एक्चुअली वहां पे ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज रिस्क के नजदीक आ गया तो आपको मेंटली ये फील होता है कि मेरा उड़ गया स्टॉप लॉस। ठीक है, हम लोग तो खाली एक कैंडल लाल देखते उधर ही हम लोग तो अपना बीपी हाई लो हो जाता है, यहाँ तक का तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो एक्चुअली इट बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो इन दीज केसेस वी बाई नॉर्मली एट द जोन, वी कीप स्टॉप लॉस बिलो द जोन, और 1:3 1:4 के रिस्क रेशियो पे बेस्ड ऑन द ट्रेडर्स प्रेफरेंस ही कैन चूज। तो अगर आपकी एक्यूरेसी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है, तो समझ लो कि आपकी एक्यूरेसी फिर कम आएगी। ओके। और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत, लेट्स से नाउ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज टू लेस, देन प्रोबेबली योर एक्यूरेसी विल बी वेरी हाई। तो प्रोपोर्शनली ट्रेडर टू ट्रेडर बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज हर एक ट्रेडर का कंफर्ट होता है। कोई 1:2 वाले होते हैं, कोई 1:4 वाले होते हैं, कोई 1:3 वाले होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन देयर कंफर्ट दे कैन एडजस्ट दिस, एंड बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट दे विल गेट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज एंड द क्या बोलते हैं एक्यूरेसी विल बी अकॉर्डिंगली। तो ये किसी भी ट्रेडर के लिए हेल्पफुल है, नॉट ओनली पीपल आर डूइंग 1:3 4, इवन इफ यू आर डूइंग 1:2 इट इज परफेक्टली फाइन। ओके, ये सभी कॉम्बिनेशन में काम में आएगा, हर एक ट्रेडर को यूज में आएगा वैसी चीजें। हम एक और एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का। सो रिलायंस का भी ये डेटा हमारे सामने है, और एक इसमें काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है अभी जो हम देखने वाले। सेम मैंने अभी आपको जो समझाया फ्लैग के बारे में। सो वील सी वन कंडीशन ओवर हियर। तो ये वाली एक कंडीशन थी जहां पे रिलायंस रिसेंटली एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद में नीचे आ रहा है। करेक्ट। तो हमारा ब्रेकआउट के बाद में आइडियली कोशिश ये होती है कि जब भी ब्रेकआउट होता है वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू बाय। यहाँ पे देखोगे तो स्विंग का हाई का भी ब्रेकआउट था। ओके, ये थोड़ा डिमांड जोन टाइप लगी रही क्योंकि यहीं पे प्राइस Exactly. बाउंस बैक कर रही है। आप प्राइस को देखो कैसे मूव हुआ है, राइट। हाँ। सो उसका जो फेलियर है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जब भी डिमांड जोन लास्ट में फिल मींस खत्म हो गया। ओके, सो इन दिस सिनेरियो आई एम अगेन टेकिंग द जोन। ओके, ये ब्रेकआउट के बाद देखो क्या हुआ है। आपको आप गैप से भी ले सकते हो, बिकॉज गैप खुद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया होता है। ओके, तो हाई ब्रेक किया, डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन के आने के बाद फिर से डिमांड जोन पे आया, और वहां से अगर आप देखोगे तो मूवमेंट हैज बीन वेरी शार्प। अगेन सी वेयर इट इज होल्डिंग द लेवल, स्टिल इट इज होल्डिंग द सेम जोन। तो अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद में, मैंने जो रिपीट किया था मैं फिर से वही सेम चीज बता रहा हूँ। अगर किसी ने ब्रेकआउट ट्रेड किया है, ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद में कैंडल का लो खाली, ब्रेकआउट ट्रेंड रेजिस्टेंस के नीचे गया, उसका भी स्टॉप लॉस खाली। तो यहाँ पे सबका एसएल कहीं ना कहीं वो साफ करके फिर गए। हाँ, प्रीवियस लो भी खाली, सब खाली। अभी देखो घुमा किधर से, और आपको लगता है यार मेरा स्टॉप लॉस लेने को गया था वो। सो एक्चुअली द होल टेक्निक इज अबाउट वेयर डू यू प्लेस द ट्रेड। करेक्ट। एंड अगर उसको एकदम स्मार्टली प्लेस किया आपने, तो यू आर नाउ दिस इज लाइक यूजिंग द स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्मार्टली। लोगों के पास सब अबेंडेंस में स्मार्ट मनी, डिमांड सप्लाई 500 चीज करके आते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी को या कंसेप्ट को ही स्मार्टली यूज नहीं कर पाते, इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। और वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते, इसलिए ट्रेड्स में ऐसे ही बहुत सारे एरर्स एडअप हो जाते हैं, और ऐसे अपॉर्चुनिटी जहां पे हम लोग को लगता है कि बस अभी खत्म हो गया, वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। करेक्ट। तो जो बड़ा बायर है वो बैठा है, हाँ, और वो एक्यूमुलेट कर रहा था आपने सारा का सारा माल उसको डिस्ट्रेस में दे दिया, उसमें बाद में ऊपर गया वो।
और सर अगर वो वापस से नीचे लेके आया और यहाँ पे भी वो अक्यूमुलेट ही कर रहा है, या अभी भी एक्यूमुलेशन है. सो नाउ नॉर्मली डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट ऐसा है कि इफ इट टचेस द लेवल मल्टीपल टाइम्स देन इट बिकम्स वीकर. ओके, तो अगर लेट्स से एक जोन है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि यस एग्जैक्टली. लेट्स से मैं ना 1 करोड़ शेयर लेने के लिए बैठा था, पहली बार आया, हाँ, किसी ने मुझे 25 लाख शेयर दे दिया, अभी मेरे पास 75 लाख ओपन क्वांटिटी है, बाकी मेरा माल आ गया. दूसरी बार आया, किसी ने 50 लाख मुझे दे दिया, अभी मेरे पास है ना लेने खाली 20-25 लाख ही बचा है. करेक्ट. नाउ इफ इट कम्स इट कैन इजीली ब्रेक बिकॉज बायर का जो पेड था वो भर गया. हाँ, सो इफ इट हिट्स द लेवल मल्टीपल टाइम्स देन इट हैज वेरी हाई रेट ऑफ फेलियर. सो नॉर्मली अगर पहली बार आता है या दूसरी बार आता है तब तक ठीक है, लेकिन उसको उतना भी अगर टेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट फिर उतना अच्छा. क्योंकि कैपिटल नहीं सबका ही लिमिटेड है, बड़ा सबका player limited है, है, exactly. तो उसका भी एक लिमिट तो है ही. ये सब दीवार पे अभी हथौड़ा मारो तो हाँ. पहली बार मारोगे तो शायद से थोड़ा एक कलर उखड़ेगा, फिर और मारोगे तो ईट निकलेगा, और मारोगे तो आर पार हो जाएगा. सो डिमांड सप्लाई और सपोर्ट लेवल्स नॉर्मली वर्क लाइक दैट. करेक्ट. दैट इज द कंसेप्ट. सो ये एक तरीका है जहाँ पे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहे हो, बट देन इट इज गिविंग यू द एज. दिस इज वन ऑफ द प्राइम, लाइक मेरे जो डे टू डे ट्रेडिंग होता है उसमें वन ऑफ द थिंग दैट आई यूज हेवीली इज दिस कंसेप्ट ऑल्सो. क्योंकि मैं प्योरली प्राइस एक्शन वाला बंदा हूँ, तो मैं तो एक एक प्राइस के लेवल पे क्या हो रहा है वो स्टडी करना ही मेरा काम है. इसको अगर हम इंट्राडे में भी देखें, ये इंट्राडे में भी यूज हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम में चलता है. इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि 60 मिनट के चार्ट में या एक दिन के चार्ट में या वीकली में चलता है. इट वर्क्स इन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 3 मिनट्स, सब में ये सब सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं. लाइक मिल सकते हैं. बनता है उधर इतना. सप्लाई डिमांड जोन हर एक में बनता है. ये जो अभी आपकी हाई जो यहाँ पे बनी है ना, तो ये जो या तो फिर ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपको अभी दिख रहा है कितना डेली चार्ट है, राइट? तो डेली में एक कैंडल, लेकिन ये 15 मिनट के चार्ट में बहुत बड़ी मूव रहेगी. सो लेट्स सी. ठीक है, तो अभी यही सेम चीज हम लोग इंट्राडे में देखते हैं. इंट्राडे में ये अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो 15 मिनट का चार्ट है. तो 15 मिनट्स के चार्ट में लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फर्स्ट. और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखते हैं पहले असेस करते हैं ब्रेकआउट. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ. सो ब्रेकआउट होने के बाद इफ यू सी प्राइस ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, राइट? ब्रेकआउट हुआ एंड इट केम डाउन. अभी इसका जो स्मार्ट मनी वाला जो एरिया है वो कहाँ पे रुका है वो देखते हैं. ओके, तो जब भी ऐसे फॉल आते हैं सबसे ऐसे एरिया है जहाँ पे जोन्स है बड़े वाले. ओके, तो अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये लेवल से बहुत फ्लैश राइज हुआ था. ये इंट्राडे चार्ट ही है. बड़े फ्लैश राइज के बाद में उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया था. ब्रेकआउट होने के बाद में इट स्टिल केम बैक टू द सेम जोन, देन इट अगेन केम बैक टू द सेम जोन एंड अगेन इट गिव अ ब्रेकआउट. तो आप देखो उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो वो लेवल को, वर्सेस आप अगर कैंडल के लो वो को तो सब पछाड़ के ही जा रहे हो. आपने जितने भी अभी तक एग्जांपल देखे रहेंगे ना, उसमें एक चीज एकदम नोटिसेबल है, कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमेशा ना कैंडल के नीचे और ट्रेंड लाइन के नीचे आया हो. स्पेसिफिकली रिलायंस, आई एम नॉट सेइंग सबके सब स्टॉक ऐसा करते हैं, बट अब देखना मेजर केस में ऐसे हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद में उसने एक रीटेस्ट लिया है. वो रीटेस्ट ही आपको एक्चुअली खत्म करा देता है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो साइडवेज पीरियड है ना, वो साइडवेज पीरियड में भी हमारी पूरी थॉट प्रोसेस वो चेंज कर देता है. तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी जवाब दे देगा कि छोड़ दे ही चल रहा है, जाने दे. 2 बार ट्राई किया, मैं ग्रीन में था, फिर रेड में आया, फिर थोड़ा जीरो पे आया, फिर से मैं रेड में आ गया, अभी तो मेरे को लगता है गिरेगा. और आपको एक्चुअली फेलियर वहां पे गिनने का जरूरत नहीं है. सो यू वेट फॉर इट टू कम डाउन एंड यू बाय द प्राइसेस जहां से यू गेट दैट शार्प बाउंस. अभी यहाँ से जब भी बाउंस हुआ तो कितना बाउंस हुआ वो देखते हैं. तो अभी इस बाउंस में हम लोग देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था. करेक्ट. सो वील अगेन गो टू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो लॉन्ग शॉर्ट टूल है, वहां पे हम लोग क्लिक करते हैं. यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा और प्राइस ने ट्रैवल काफी किया, बट वी वांटेड 1:4. तो हमारा 1:4 के दिन पे देखो, अभी हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कि अगर गैप डाउन खुल गया तो कभी कभार नसीब अच्छा भी होता है कि गैप अप खुल जाता है. ओके, और गैप अप खुलने के बाद में स्टॉक का नेक्स्ट डे का ओपनिंग यहाँ पे था 4-5% का. सो इट ओपनड 1:9. मैं तो 1:3-4 भी बहुत अच्छी बात है, बट 1:2 अभी वो गैप अप खुल गया वो अलग बात है, गैप डाउन भी खुल सकता है, ऐसा नहीं है, बट उसने वो रिवॉर्ड दिया. तो ब्रेकआउट के बाद में जो ब्रेकआउट फेलियर है वो एक्चुअली में मेरे लिए तो जोन ऐसा है कि चलो अभी तो आया ही नीचे, अभी तो बाय करने का टाइम है, जहाँ पे लोग एग्जिट मारते होते हैं. करेक्ट. और वो जगह पे मैं नॉर्मली एक्यूमुलेशन के लिए वेट करता हूँ. ये मेरा थॉट प्रोसेस है. ये मतलब मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, या बाप कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो तो बाय एट एनी प्राइस, राइट, उस कॉन्सेप्ट से काफी डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट है. डोंट बाय एट एनी प्राइस. हाँ, करेक्ट.
आपका डैप है। हाँ, वरना बाप घर के बाहर निकाल लेगा। तो इसके लिए आपको बाई स्मार्टली करना है एंड यू हैव टू कीप पेशेंस। तो ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है, बिकॉज प्राइस एक्शन ट्रेडर का सी वाई प्राइस एक्शन इज वेरी सुप्रीम इज द ओनली रीजन के भाव का लेवल पता है। ये सारी चीजें ऐसी है जो शायद से इंडिकेटर्स किसी हालत में नहीं पकड़ पाएगी, ओके, जो प्राइस एक्शन के एंड में पॉसिबल है। सो आई हैव बीन अ प्राइस एक्शन ट्रेडर सिंस ऑल माई जर्नी इन स्टॉक मार्केट। तो मैं तो एकदम फर्म बिलीवर हूँ और मैं इतने साल से ये सभी चीज़ों पे काफ़ी क्लोजली काम कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट व्यू देता हूँ जिससे आपको स्ट्रेटजी का पूरा नो हाउ निटी गिटी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक ने पुल बैक दिया। करेक्ट। तो आपके नॉर्मली स्टॉप लॉस, जैसे हमने अभी बात की, कोई कैंडल के हाई के ऊपर या कोई स्विंग के ऊपर वगैरह वगैरह एरिया पे लोग स्टॉप लॉस रखते हैं अकॉर्डिंगली। ऊपर आने के बाद में केम टू द सप्लाई जोन। बट सर मेरे को वही ऐसा लग रहा है कि हम शायद सप्लाई जोन का आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर दे। क्या पता ये यहाँ से ब्रेकआउट जोन बन के फिर मतलब आगे बढ़ता जाए स्टॉक। राइट। सो अगर वो ऊपर जाने वाला है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ इट गोज अप टेक्स योर स्टॉप लॉस। अभी आपका तो स्टोरी खत्म हो गया। हाँ। अभी कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, तो कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट अगर है तो उसके बाद में उसके डिप पे बाय करेंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे मेरा फिर दिमाग रिवायर करके दूसरी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज सी ट्रेडर का काम ही है कि डायरेक्शन के साथ चेंज होना। ओके। अगर आप डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपके 100 ट्रेड्स अगर होंगे तो उसमें से अगर आप 1:4 कर रहे हो, उसमें अगर आप लेट्स से 30-40% भी राइट हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो एक चीज ये समझना हमें जरूरी है कि हम लोग अगर ये समझो सिस्टम को 1:4 तक ट्रेड करने वाले तो प्रोबेबली वी माइट बी 70% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग, ओके, बट स्टिल वी विल मेक मनी। ठीक है, राइट। तो अगेन इट कम्स बैक टू द माइंडसेट कि 70% रॉन्ग खुद को मैं देखूं कैसे। ओके, इसलिए रिस्क और रेशियो मैंने पहले बता रहे कि आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको चूज करना है। जो आप यूज कर रहे हो उसी को यूज करो, डोंट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट। हमारे पॉडकास्ट में ये चीज के ऊपर बात हुई थी कि मैं अगर मेरे कंफर्ट को छोड़ता हूँ ट्रेडिंग में तो इवन आई विल स्टार्ट डूइंग मिस्टेक्स। करेक्ट। तो मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट कहाँ पे है और मुझे क्या हिसाब से करना है। सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू टेक दिस रिस्क और रेशियोज, एक्सेप्ट लॉसेस, चेंज द व्यू विद द मार्केट। अगर ये नहीं करोगे तो ट्रेडिंग फिर कोई लोग होटल भी चेंज करके मेन्यू कार्ड बदल डालते हैं, बिकॉज यू हैव टू अपडेट। अभी आप पहले वाले मेन्यू को 20 साल पहले को आज रिपीट नहीं कर सकते। आज आपको इटालियन भी परोसना पड़ेगा, आपको स्पेनिश खाना भी रखना पड़ेगा, बिकॉज टाइम चेंज हो गया। बिल्कुल वैसे ही आपको भी मार्केट के साथ या उसके आपके थॉट प्रोसेस के साथ उसको अपडेट या अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो चीज़ है। सो जब भी सप्लाई जोन पे आता है तो सप्लाई जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ओवर हियर, छोटा एसएल है। अभी ये एसएल पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये पॉइंट पे एक्चुअली सप्लाई जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहां पे आपको एंटर करना है। अभी आप जब भी यहाँ पे एंटर करोगे तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। आपको शॉर्ट टूल लेना है, बिकॉज हम लोगों को सप्लाई जोन का मेजरमेंट लेना है रिस्क और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, टारगेट निकालने के लिए। तो मेरा स्टॉप लॉस तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई जोन के ऊपर है, इसके ऊपर मेरा ट्रेड फेलियर है, तो मुझे पता है 15 रुपए के स्टॉप लॉस से एंटर हुआ। ठीक है, ओके। और सामने मुझे चाहिए 1:3, 1:4। सो इफ आई ड्रैग इट डाउन, इट हैज गॉन ऑलमोस्ट 1:5. If I'm targeting 1:3 also, it's not nothing wrong in it. बिल्कुल। तो ये तरीका है। अभी हम लोग यही तरीके को और थोड़े एग्जांपल में देखते हैं। सो अगेन मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में उसी के जोन के पास से, ये सारे जोन्स है उसके, तो जोन्स के पास ही आया, वहां से बॉटम मार के गया। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक फेलियर का भी एग्जांपल स्पेसिफिकली डाला है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया था, तो ये फेलियर है। देखो लेट्स अगर मैं ये जोन पे बाय करने का प्लान में होता, ओके, ब्रेकआउट के बाद में तो ऑब्वियसली इट केम डाउन, ऊपर जाने के बाद तो उसने टारगेट भी दे दिया, बट लेट्स अगर मैं टारगेट दिए बिना अगर आया होता और मेरे जोन पे होता और मैं बाय करता तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता। करेक्ट। तो एक फेलियर का भी ट्रेड देखना एक इंपॉर्टेंट है, ताकि फेलियर कैसा दिखता है वो भी समझ में आए। ये भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद में जोन के आसपास आया, जोन के आसपास आने के बाद में इट वेंट अप 1:4, 1:5। अगेन ब्रेकआउट हुआ डबल टॉप का, यहाँ पे ड्रॉप है एंड द सप्लाई जोन इज समवेयर अराउंड हियर। तो ऐसे लेवल पे जब आता है, एक गैप है, गैप खुद एक सप्लाई जोन होता है बाय द वे। सो दीज आर द लेवल्स जहाँ पे आपको कम स्टॉप लॉस से ट्रेड मिलता है एंड देन यू गेट बिगर रिवॉर्ड्स।
सर गैप एक खुद अपने आप में सप्लाई जोन होता है, ये ऐसा आपने क्यों कहा और इसके पीछे का क्या वजह रहती है? उसकी रीजन ये है कि गैप जो है ना, वो एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे किसी को बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास समझो आज निफ्टी पड़ी है और सडनली रात को एक खराब न्यूज आ गया और जिसमें आपको पता है कि अरे यार ये न्यूज तो बहुत खराब है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा टैरिफ लग जाएगा, वो समथिंग और दी अदर न्यूज तो एकदम डरावना ही आता है हमेशा, ठीक है। तो कोई भी डेंजर न्यूज आ गया, आप कल तक एकदम बुलिश थे 26,000 पे, सडनली जब भी आपको पता चल रहा है कि 26,000 का मार्केट समझो गैप डाउन खुल के सीधा 25,000 पे खुल गया, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 26 का है ना, कल अगर 25,800 भी देगा तो मैं 200 पॉइंट निफ्टी चल नीचे लॉस बुक करने को रेडी हूँ। कोई बोलेगा भाई मैं ना 25,600 तक भी लॉस बुक करने को रेडी हूँ। कोई बोलेगा मैं चलो 500 रुपया भी लॉस बुक कर लूंगा। तो यहाँ तक बंदा मेंटली रेडी है। पर अगर समझो निफ्टी 25,000 पे खुलती है या 24,800 पे खुलती है, फिर वो बंदे में ताकत रहेगा लॉस बुक करने का? नहीं, मतलब होल्ड करने का एक पॉइंट पे वो, हाँ, सो देयर आर टू पीपल, वन पीपल हु डू रोल ओवर। ओके, एक है कि जिसका मार्जिन कॉल हो गया और माल फूट गया। दूसरा है कि अभी लेट्स से निफ्टी नहीं तो लेट्स से आपके स्टॉक में कोई माल पड़ा है, ऐसा समझ लो आपके पास 1 लाख रुपए का ही माल है, ठीक है, और आपका वो 1 लाख का माल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है होल्ड करने में, बट नाउ यू सी दैट स्टॉक हैज मूव डाउन ऑन गैप। तो आप एक दिन क्या सोचो कि छोड़ना, कंपनी फंडामेंटली अच्छा ही है ना, तो आज नहीं तो कल भाव आएगा। अभी क्या मैं ये 500 रुपए का स्टॉक गैप डाउन खुल के 400 हो गया, अभी मैं क्या बेचूं? हाँ, 500 एटलीस्ट 480 पे खुला था तो मैं लॉस बुक कर लेता एक बार, पर ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे खुल गया। नो, नाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्ट। तो तभी ना प्राइस में ऐसे गैप आता है, और जो गैप है ना, वहां पे जिसको नहीं बेचने मिला होता है वो सब लोग रेडी होते हैं बेचने के लिए। सो व्हेन प्राइसेस कम टू द गैप इट वर्क्स सेम लाइक सप्लाई जोन। ओके, वहां पे इमोशन फंसे हुए रहने का ही इमोशन है, एंड सेम थिंग गोज व्हेन गैप अप हैपेंस। करेक्ट। अगर कोई स्टॉक सडनली गैप में खुलेगा, अभी आपको अगर एग्जांपल देखना हो तो थोड़े दिन पहले आईएक्स नीचे खुला था। किसने सोचा था आईएक्स कल 40% नीचे टूटेगा? किसने भी नहीं सोचा था। अभी जो पहले पकड़ के रखा रहेगा उसकी क्या हालत हो जाएगी? इनफैक्ट बहुत म्यूचुअल फंड्स के पास आई है, राइट। तो नाउ व्हाट दे विल डू इज लाइक छोड़, अभी रुको, अभी आने दो ऊपर, देखते हैं क्या करना है। तो अभी वो लोग सब लोग बैठे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम नियर गैप्स लाइक दिस, और गैप पे फिर रिएक्शन आता है। अगर आपको देखना है यहाँ पे ऐसे जब भी आते हैं ना गैप्स, तभी ये सब ऐसे रिजेक्शन बहुत आते हैं। सो अगर आप इन्फोसिस देखोगे, देखो यहाँ पे भी गैप पे ही सपोर्ट है। करेक्ट। तो गैप एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोथ आर मोर और लेस द सेम। ओके सर, ये काफी ज्यादा ही दिमाग को रीवायर करने वाला कॉन्सेप्ट था, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है जब अप्लाई करूंगा तो बहुत ही ऐसा कॉन्शियसली मुझे ध्यान रख के अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। एंड आई गेस आप सभी को भी जब आप ये मार्केट्स में अप्लाई करेंगे या चार्ट्स में अप्लाई करेंगे तो ये इश्यू आएगा, क्योंकि जब मैं सीख रहा हूँ तभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अजीब सा ही चल रहा है। तो बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली हमारे कन्वेंशनल बिलीफ से अपोजिट होगा, क्योंकि हम जो मेजॉरिटी रिटेलर्स हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होता है उसके उल्टा ही कॉन्सेप्ट्स उधर काम कर रहे होते हैं स्मार्ट मनी के पास। तो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे स्मार्ट मनी काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे कई सारे ट्रेडर्स तक पहुंच पाए और ये कॉन्सेप्ट उन्हें भी सिखा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।